तो साहब ये आप कह रहे हैं कि ज़ाहिर अपोजिशन भी जा सकती है, लेकिन अपोजिशन तो इस कानून साजी का कल हिस्सा भी थी, तो उसके बाद कानूनी नुक्ता निगाह से उसको चैलेंज कर सकती है। क्योंकि आज कुछ खबरें ऐसी भी आई कि रज़ा रब्बानी साहब ने, फारूक नाइक साहब ने अपोजिशन को मशवरा दिया था कि इस पूरी कार्रवाई का कल की बाइकआउट किया जाए। अगर हम इसका हिस्सा होंगे तो बाद में ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट में हमारे खिलाफ भी जा सकती है, हमारा केस कमज़ोर पड़ सकता है इससे। हाँ, कमजोर भी पड़ सकता है, पर जरूरी नहीं कि कमजोर बने पड़े। अगर आप एक कार्रवाई में हिस्सा लेते हैं इस तहकाक को महफूज रखते हुए, जिसको विदाउट प्रेजुडिस कहते हैं अंग्रेजी में, कि हम हिस्सा तो ले रहे हैं बट इट इज विदाउट प्रेजुडिस टू आवर राइट, तो फिर क्यों उसमें आपको दुश्वारी होगी। ऑपोजिशन के लिए रास्ता एक ही है कि वो अदालत में जाए, जो चेयरमैन बिलावल ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे और अदालत में जाएंगे जहाँ जरूरत, जहाँ जुरिस्डिक्शन और इख्तियार बनता। और ऐसा सब बिलावल साहब ने कल रूल्स का भी हवाला दिया था कि ये अगर ऐवान के दोनों ऐवानों के मेंबरान की तादाद 442 है तो 222 वोट हुकूमत को दरकार होंगे। ज़ाहिर है उतने वोट तो हुकूमत को नहीं मिले। स्पीकर साहब ने आइन का हवाला दिया, तो बिलावल साहब का नुक्ता सही था कानूनी तौर पर, या स्पीकर साहब अपनी जगह दुरुस्त थे? इसमें जो आइन है वो ज्यादा मौजू है और उसमें 222 भी या 221 भी नहीं चाहिए उनको। अच्छा, जितने मौजूद थे उनकी अक्सरियत से काम हो जाएगा। उनकी आधा उनका आधा। अच्छा, और उनके आधे से तो ज्यादा थे इनके पास। तो जो मौजूद प्रेजेंट एंड वोटिंग है, ये आर्टिकल 72 की शिक 4 बड़ी क्लियर है इस पे। तो इस पे जो स्पीकर का जो है मौका वो ज्यादा वो दुरुस्त नजर आता है। सही। और अच्छा साहब, ज़ाहिर है चूँकि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को भी अब वोट का हक मिल गया, इनकी ये तादाद एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 80 लाख 90 लाख के करीब है। अब ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हक दिया है, तो शायद उनकी जमात को आने वाले इलेक्शंस में कुछ फ़ायदा भी हो जाए। पीपल्स पार्टी भी इनको वोट का हक देने की बात हमेशा करती रही है, सिर्फ तरीक़ाकार पर एतराज़ है। जो हुकूमत ने ये ई वोटिंग का तरीका मुतारिफ़ करवाया उनके लिए, इसमें क्या बुनियादी एतराज़ है पीपल्स पार्टी का? बात ये है कि अरबाज साहब वोट उसका भी प्रोसेस जो है वो अनोखा और नया हो, पहली मर्तबा हो। उसकी वेटेज क्या होगी वोट की, कहाँ कहाँ वोट से वोट डाला जा सकेगा और वो वोट कौन से हल्के में, क्योंकि आपकी सीटें तो 342 ही होंगी। अब 342 में एडिशनल वोट आ रहा है। जो वैनकूवर से वोट कर रहा है वो वैनकूवर का किसी हल्के को एट्रीब्यूट किया जाएगा, या वो चकवाल से जहाँ का वो रहने वाला है उसको किया जाएगा। फिर इस वोटिंग सिस्टम को किस तरह रखा जाएगा, सीक्रेट भी और सेंसिटिविटी भी उसकी रखी जाएगी कि अब आपके पास एक इलाके में, एक मुल्क में, मिसाल के तौर पे कोई आप ले लें अर्जेंटीना, उसमें तो 35 पाकिस्तानी है। फर्क कीजिए, मुझे नहीं पता कितने, सही, पर बहुत दूर दराज का मुल्क है जनूबी अमेरिका का, वहाँ 35 पाकिस्तानी और 35 पाकिस्तानी मुख्तलिफ अजला को बिलोंग करते हैं। उनके वोट को किस तरह आप कहाँ रखेंगे, वो अपने घर में नहीं डाल सकेगा, क्योंकि उससे पोलिंग स्टेशन में किसी में डालना है, जाना है। घर से नहीं वो डाल सकेगा, क्योंकि घर से उसकी सीक्रेसी नहीं वोट की रहेगी। उसकी बीवी भी बैठी होगी, उसका भाई भी बैठा होगा, सारे बैठ के इकट्ठे वोट डाल रहे हो, तो सीक्रेसी तो बहुत अहम है, बहुत फंडामेंटल है हमारे वोटिंग सिस्टम में। तो वो सीक्रेसी उसकी नहीं रहेगी जब तक वो पोलिंग एजेंट पोलिंग स्टेशन ना बने। पोलिंग स्टेशन में वो जाके तनहा होके उसके भाई बहन बेटी माँ को दूर रख के और वो अंदर वोट डाल के आए, फिर चाहे बताता फिर, पर वो कास्टिंग ऑफ वोट उसकी सीक्रेट हो। अब कहाँ ये पोलिंग स्टेशन बनेंगे जहाँ 10 आदमी हैं, जिस मुल्क में 35 है, जिस मुल्क में 40,000 है, उनके किधर किधर बनेंगे। ये बहुत सारा काम इस पे भी करने वाला है और मेरा ख्याल है इससे भी शायद सुप्रीम कोर्ट इस्तिस्ना दे दे। गो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ये चाहती रही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी इस मामले पे खड़ी हुई है कि इनको सीटें मिलनी चाहिए। और चेयरमैन बिलावल ने कहा है कि बिल्कुल हम चाहते हैं इनकी नुमाइंदगी ओवरसीज पाकिस्तानी की।
पर बातें हैं कि प्रोसीजर को और ज़ाब्ते को और तरीक़ेकार को सारा सोच के कानून बनाना चाहिए। कानून आप पहले बना दें और आपको पता ना हो कि सीक्रेसी पोलिंग स्टेशन के, सील्ड पोलिंग स्टेशन के बगैर नहीं मुमकिन, तो वो पोलिंग स्टेशन कहाँ होगा? जहाँ वो इंटरनेट की फैसिलिटी होगी जिसको वोटर जाके इस्तेमाल करेगा। उसके घर से 2000 मील दूर होगा, उसको वीजा लेके उस मुल्क में जाना पड़ेगा। जाहिर है 200 मुल्कों में तो नहीं लगा सकते ये पोलिंग स्टेशन। सही, बिल्कुल सही। ये इस किस्म की चीजें हैं जो उठेंगी और उठेंगी जब अब तो पास हो गया, अभी तो खुशी है गवर्नमेंट को, पर ये सुप्रीम कोर्ट मेरा ख्याल है इसको भी फिलहाल मुअत्तल कर दे। सही, और जाहिर है कि वक्त बहुत कम है, पौने 2 साल में इन तमाम चीज़ों पर इम्प्लीमेंट होना, फिर पूरी ट्रेनिंग होना अमले की और सारी प्रोक्योरमेंट होना है, बड़ा मुश्किल लगता है। एतजाज़ साहब, ये एक और बड़ा अहम मामला है जो साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान के राना शमीम साहब का बयान हल्फी साकिब निसार साहब के खिलाफ सामने आया। ज़ाहिर है इस पर गुज़िश्ता 2 रोज़ में बहुत ज़्यादा बात हो चुकी है, लेकिन आपसे गुफ्तगू का मौका अभी मिल रहा है, तो इसकी क्या कानूनी हैसियत है? उनके हल्फी बयान की तो कोई कानूनी हैसियत नहीं, कतन कोई नहीं है। मैं एक हल्फी बयान बनाऊं और जाके नोटरी पब्लिक से उस पर छाप लगवा दूं 20 रुपए दे के, और फिर सारे अनारकली बाजार में मैं वो बांटता फिरूं, उस हल्फी बयान की क्या वुकत है? हल्फी उस बयान की उसकी वुकत होती है जो किसी अदालत में या मैजिस्ट्रेट के सामने या किसी अथॉरिटी के सामने, कानूनी आईनी अथॉरिटी के सामने पेश किया जाए, जिसकी रिक्वायरमेंट हो कि आप अपने बयान हल्फी बयान से ये साबित करेंगे। अच्छा। इस हल्फी बयान का क्या है? ये तो बुड्ढी की तरह, काइट की तरह, पतंग की तरह हवा में उड़ा के। तो एतजाज़ साहब, अगर 26 नवंबर को अगली पेशी है और राना शमीम साहब हाजिर होते हैं और इसी बयान हल्फी को दोहरा देते हैं वो हल्फी अदालत में भी, तो उसके बाद इसकी कोई हैसियत बन सकती है फिर? हाँ, अगर अदालत उनको लेके उनका बयान लेती है और बयान ये देते हैं, फिर उसकी हैसियत बन जाती है। फिर मैं तो ये कह रहा हूँ कि बयान इस वक्त तो हल्फी बयान की कोई वुकत है ही नहीं। अच्छा। इस वक्त तो उसकी कोई वुकत नहीं है, जिसमें जितना शोर डाल दिया गया है। ये इसी तरह है जिस तरह वो कतरी खत आ गया था, कतरी खत के साथ कतरी शहजादा आके अदालत में पेश होके उसको तस्दीक न करे तो उस कतरी खत की कोई अहमियत नहीं। सही। और ऐसा सब अगर अदालत में पेश हो गए राना शमीम साहब ये बयान दोहरा भी देते हैं और उस पर स्टैंड भी करते हैं, उसके बाद भी वो इस गुफ्तगू को या अपने इल्ज़ाम को साबित कैसे कर सकते हैं? चूँकि ज़ाहिर है उनकी अहलिया का इंतकाल हो चुका है, साकिब निसार साहब पर वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं और उनकी अहलिया, अब ये 3 ही लोग हयात हैं, एक इल्ज़ाम लगाने वाला, एक पर इल्ज़ाम लग रहा है, तो ज़ाहिर है उनकी अहलियत उनके खिलाफ नहीं जाएंगी। इसको साबित कैसे किया जाएगा फिर? नहीं, ये इनके लिए बड़ा मुश्किल है। और वैसे भी बयान बड़ा नाकाबिले यकीन है कि एक आदमी कह रहा है कि चीफ जस्टिस ने 3 दफा होने वाले वजीर आजम, कोई इल्म दीन, कोई इमाम दीन, शहाब दीन, मिराज मोहम्मद का केस नहीं है, बल्कि 3 दफा जो वजीर आजम रह चुका है, जिसकी इतनी बड़ी जमात है, सियासी जमात है, जो कभी पत्थर लेके आ जाती है, लड़ने मरने को तैयार हुई भी होती है, वो उसके 3 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर को और के एक ऐसे आदमी को साथ बिठा के जिसके खिलाफ उससे चीफ जस्टिस ने ऑब्जर्वेशन दी है जजमेंट में, उसको साथ बिठा के और वो फोन कर रहे हैं, जज को पैगाम भेज रहे हैं जो अपने मातहत भी नहीं, जो पाकिस्तान में भी नहीं, जो उस बेंच पे बैठा हुआ भी नहीं, उसको ये पैगाम दे रहे हैं कि आपने ये कत्ल करना है, इस बंदे को कत्ल कर, आप किसी की जमानत ना होने दें इलेक्शन से पहले जो वजीर आजम बनने वाला है। ये तो इतना संगीन इल्जाम है जिस तरह के कोई कत्ल कह दो क्योंकि उसको टांगे तोड़ के आ जाना उसकी। तो ये कोई कर सकता है? ये तो मानने के। लेकिन एतजाज़ साहब, अगर राना शमीम साहब इस मामले में, अगर एतजाज़ अहसन साहब को, जो पाकिस्तान की कानूनी दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है, अगर आपको वकील करते अपना, तो आप इसको कैसे प्रूफ करते? मैं कैसे साबित कर सकता हूँ इसको? कोई मैं जादू से जिन तो नहीं ला सकता हूँ साबित करने के लिए। साबित करने के लिए इनकी अगर टेप है, उन टेपों में जो मरियम बीबी कहती है उनके पास ब्लैकमेल टेप्स हैं बहुत सारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।